हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम एक और बैलेंस शीट का सम करेंगे जो नॉर्मली बेसिक सम है। मतलब इतने एडजस्टमेंट्स तो आते ही है, ऐसे एडजस्टमेंट्स तो कॉमन होते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम हमारे सम के एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले है हमारा सैलरी वॉज पेड अप टू 31/12/14। तो सैलरी का एडजस्टमेंट है, तो हम सैलरी पे टिक कर देते हैं। सैलरी पे टिक कर दिया। हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट है 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 39/15। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम का है, तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे टिक कर देंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है कमीशन ऑफ 2000 रिसीवेबल, तो वो कमीशन का एडजस्टमेंट है। फोर्थ एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो हम कैपिटल और ड्रॉइंग्स पे टिक कर देंगे। इसके बाद हमारा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग, 20% ऑन मोटर। तो तीन चीज़ का डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड असेट्स का, तो वो हम टिक कर देंगे। अब सिक्स एडजस्टमेंट है फ्रॉम डेटर 20,000 राइट ऑफ 50%। इसमें से हमें बैड डेट 50% लिखना है, बैड डेट रिजर्व 5% लिखना है और 2% है डिस्काउंट रिजर्व। ये तीनों चीज़ हम डेटर्स में से माइनस करते हैं। हमारे डेटर्स पे तीन एडजस्टमेंट्स हैं, हम तो तीन टिक करेंगे। डेटर में तीन एडजस्टमेंट्स है तो तीन टिक आ जाएंगे। और 10,000 जो अमाउंट होगी उसे हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो अगर जनरल रिजर्व हो तो उसमें टिक हो जाएगा। हमारा रिजर्व है तो उस पर एक टिक हो जाएगा। हमने सारे एडजस्टमेंट्स टिक कर लिए। अब हम शुरू करते हैं हमारा सोल्यूशन। गाइस, हमको सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट का कोई और पर्टिकुलर्स रह गया है। अगर कोई और भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ तो आपको एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा छोटा सा। लेकिन चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी पर्टिकुलर्स या एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में से नहीं है। इसके लिए हम एक एडजस्टेड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम सीधा पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। चलो फ्रेंड्स, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते। बिल्कुल जैसे आगे की सम्स में बनाया वैसे ही बनेगा इसका फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री आर के स्टोर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसकी ईयर ऑन डेट भी दी जाती है। तो चलिए, जैसे कि हमने देखा कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सीधा ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और ट्रेडिंग अकाउंट का कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और ना कोई पर्टिकुलर्स है। इसीलिए हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट्स के साथ, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अमाउंट है 3,00,000 रुपीज़। अब हम लिखेंगे बाकी के एक्सपेंसेस। टू सैलरी, सैलरी में एक एडजस्टमेंट है। ये सब हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, जिसमें हम पहले सारा ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स लिख देंगे और एडजस्टमेंट्स लास्ट में करेंगे। ये बहुत इजी मेथड हो जाता है, और ये भी ध्यान रख हो जाता है कि कहीं कोई एडजस्टमेंट छूट ना जाए। टैक्स एंड इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है एक, तो हमने उसके लिए एक लाइन छोड़ दी है उसके एडजस्टमेंट के लिए। तो क्रेडिट साइड में आएगा
बाय कमीशन, जिसमें एक एडजस्टमेंट है और अमाउंट है 9,000 रुपीज़। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम्स में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इंटरेस्ट हमारा डेबिट अमाउंट दिया हुआ है, इसके लिए हम वो भी इधर ही लिखेंगे। जब डेबिट साइड में होता है वो हमारा इंटरेस्ट पेड होता है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे बैड डेट का फॉर्मेट। बैड डेट हमारा है 3,600। आपको वो फॉर्मेट याद कर लेना चाहिए, जो है बैड डेट, 2 बार बैड डेट आता है और 2 बार बैड डेट रिजर्व। इसमें आता है ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस। ये होता है आपका फॉर्मेट। हमेशा याद रखिएगा, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट और बैड डेट रिजर्व फर्स्ट और लास्ट में आता है। हमारा बैड डेट रिजर्व है 6,000 रुपीज़, तो हमने वो भी लिख दिया। एडजस्टमेंट से इसलिए इनर कॉलम में लिख रहे हैं हम लोग। अब हमारा एक है कैरेज आउटवर्ड, जिसकी अमाउंट है 4,000 रुपीज़, हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट गिवन 3,200, जो भी हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है, वो हम लिखेंगे इनकम साइड में। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसीलिए उसको हमने इनर कॉलम आउटर कॉलम में लिख दिया है सीधा। और हमें इतने ट्रायल बैलेंस की अमाउंट है जो PNL में आएगा। इसके बाद हम बैलेंस शीट में वो लिखेंगे जो जो ट्रायल बैलेंस में उसकी अमाउंट्स है। अब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, जिसकी हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट ऑफ श्री RK स्टोर्स एज ऑन 31/3/15। अब हम पहले लाइबिलिटी साइड के सारे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। लाइबिलिटी में तो फॉर्मेट सेम फिक्स्ड होता है इसका। सबसे पहले आता है कैपिटल, उसके बाद इसमें एक एडजस्टमेंट है जो है इंटरेस्ट का, और ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। उसके बाद एक आता है ड्राइंग, जिसमें भी एक एडजस्टमेंट है, उसके लिए एक लाइन छोड़ते। ये होता है फिक्स्ड। इसके बाद हम रिजर्व्स लिखते हैं, जो मेरा मिस आउट हो गया था जनरल रिजर्व, इसीलिए मैंने उसको नीचे लिखा है। उसमें हमें एडिशनल अमाउंट ऐड करनी है, इसीलिए उसके लिए एक एडजस्टमेंट के लिए लाइन छोड़ी है। उसके बाद मैंने लिखा है लोन, जिसकी अमाउंट है 24,000। फिर आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज़, जो आएगा क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। हमने उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट के साथ उनको लिख दिया है। फर्नीचर, जो हमारा फिक्स्ड एसेट है, एसेट साइड में सबसे पहले आता है फिक्स्ड एसेट्स, इसमें भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमारा है सेकेंड एडजस्टमेंट बिल्डिंग, वो उसमें भी एडजस्टमेंट है, इसलिए वो भी हमने इनर कॉलम में लिखा है। उसके बाद है मोटर कार, जिसका अमाउंट है 60,000, और उसमें भी एडजस्टमेंट है। हमने एडजस्टमेंट्स के लिए लाइन छोड़ी है, ताकि हम लास्ट में एक साथ सारे एडजस्टमेंट्स कर सकें। इसके बाद हमने लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स,
जिसमें खूब सारे एडजस्टमेंट्स है। जो अमाउंट है 1,20,000। इसमें 3 एडजस्टमेंट्स हैं, बेड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व के। तो हमने 3 लाइन उसके लिए छोड़ दी है। इसके बाद आएगा क्लोजिंग स्टॉक 13,200 और आएगा कैश बैलेंस जिसकी अमाउंट है 21,000। और एक और लाइबिलिटी का पर्टिकुलर्स है करंट लाइबिलिटीज में, जिसमें आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, उसकी अमाउंट है 6,000 रुपीज़। फ्रेंड्स, आप ये लोग देख सकते हैं कि हमने सारे ट्रायल बैलेंस की अमाउंट लिख दी है और एडजस्टमेंट के लिए उनके रिस्पेक्टिव लाइंस छोड़ दिए। एक एडजस्टमेंट पे एक लाइन और एक से ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक हमने लाइंस छोड़ दिए। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ इस तरीके से है और हमारा बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स करने हैं। इस मेथड में करने से आपका काम आसान हो जाता है। आपको ज़्यादा नोट डाउन नहीं करना पड़ता, बहुत ध्यान नहीं देना पड़ता। आपको जो जो चीज़ जैसे दिख रही है उस तरीके से आप लिखते जा सकते हो, कुछ छूटता नहीं है इससे। अब आप देख सकते हैं कि पहला एडजस्टमेंट हमारा सैलरी है। सैलरी वॉज पेड अप टू 31/12/2014। एडजस्टमेंट में हमने सैलरी पे कहाँ तक किया है, 31/12/2014, जबकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31/3/15 तक का है। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 मंथ का हमारा जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा 3 मंथ्स का सैलरी। अब वो कैसे निकालेंगे, हमारा जो 54,000 दिया हुआ है उन लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है कि वो हमने 31/12/2014 तक का है, मतलब कि 31/4/14 को जो हमारा 1/4/14 को जो हमारा बैलेंस शीट मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ, तो 4th मंथ यानी अप्रैल, मई, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप देख सकते हैं कि हमने 9 महीने की सैलरी पे करी है। 9 महीने के लिए हमने अमाउंट कितना दिए, 54,000। तो क्या हमें 1 महीने की सैलरी पता चल जाएगी। हमने ये देखा कि सैलरी जो है टोटल पे 54,000 की है। कितने मंथ के लिए किया है, 9 मंथ के लिए। तो हम 1 मंथ का फाइंड कर सकते हैं। तो आपको तो याद होगा अपन कैसे करते थे स्कूल्स में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा क्लियरली 9 मंथ 9 6, तो हमारा अमाउंट आएगा 6,000 रुपीज़ पर मंथ का। हमारा कितने मंथ आउटस्टैंडिंग है, 3 मंथ, 6 3 18,000। तो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना होगा, 18,000। देखिए हमने 54,000 अगर 9 मंथ के लिए है तो एक मंथ में कितना दिया होगा, वो फाइंड करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 9 कर देंगे। अब डिवाइड करने पे आंसर हमारा आता है 6,000। इसका मतलब है हम एक महीने में 6,000 रुपीज़ देते थे। तो हमारे 3 मंथ का कितना होगा, 18,000। तो हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा 18,000। अब क्योंकि वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इसीलिए हम उसको ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना था, 18,000। 18,000 कैसे आया, वर्किंग नोट 1 से। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी होती है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल देना पड़ता है। तो इन दोनों को ऐड करने पे 54 + 18 72,000 हो जाता है। इसकी दूसरी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करते हैं। यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000, जितनी बाकी है उतना एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लिखते हैं हम यहाँ पे। एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करती है, एक हमने किया ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डेबिट साइड में सैलरी पे ऐड किया है और दूसरा वो हमारा लायबिलिटी है, यानी एक इफेक्ट हमने डेबिट इफेक्ट करी और दूसरी इफेक्ट हमने क्रेडिट इफेक्ट करी है। सेकेंड एडजस्टमेंट वो है हमारा 1200 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 39/15।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ईयर एंडिंग तो 31/3/15 में होता है। इसका मतलब सीधे सीधे हमने कितने टाइम के लिए पेमेंट करी है, 6 महीना एक्स्ट्रा पे किया है। 3 पे ख़त्म होता है, ये 9 तक हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है। तो हम इसको निकालेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 है, कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए। पर मुझे कितने महीने का प्रीपेड भरा है, 6 मंथ का मैंने प्रीपेड भरा है, यानी 1200 इंटू 6/12, तो 1 सा 100 सा, तो आया 600 रुपीज़। तो हमने प्रीपेड यानी पेड इन एडवांस कितना किया है, 600 के साथ एक लाइन छोड़ी है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे। तो क्योंकि पेड इन एडवांस होता है उसको हम माइनस करते हैं, तो एडवांस या प्रीपेड भी लिख सकते हो आप। तो हमने 600 रुपीज़ प्रीपेड किया है, तो हम उसको इसमें से लेस कर लेंगे, तो हमारा अमाउंट आएगा 6600। अब कोई चीज़ हमने जल्दी पे करी है, ज़्यादा पे करी है, इट बिकम्स आवर एसेट्स, तो इसीलिए उसको हम लिखेंगे एसेट साइड में। तो हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। कितनी अमाउंट लिखी थी हमने, 600 रुपीज़। इसके बाद है कमीशन ऑफ 2000 रुपीज़ इज रिसीवेबल। रिसीवेबल इज ए फ्यूचर टेंस, तो ये होता है कुछ नहीं, इनकम जो आउटस्टैंडिंग होती है, यानी जो पैसा हमारा लेना बाकी होता है उसको बोलते हैं रिसीवेबल। तो हम इसको ऐड करते हैं, कमीशन में इसको ऐड किया जाता है, कि आप इसको एज अ रिसीवेबल भी लिख सकते हो या तो आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। रिसीवेबल कितना है, 2000 रुपीज़, हमने किया 11,000। क्योंकि ये अमाउंट रिसीवेबल है, फ्यूचर में मिलेगा, इट विल बिकम अवर एसेट्स, तो ये हमारे बैलेंस शीट में एसेट्स है में आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट भी सोच सकते हो। क्रेडिट साइड में ऐड हुआ है, तो यहाँ पे तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, तो इसीलिए डेबिट साइड में, असेट साइड डेबिट साइड होता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो चलिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं और 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते हैं। कैपिटल का इंटरेस्ट 10% है और ड्राइंग का इंटरेस्ट 12% है। चलो, तो आपको पता है कि सीधा 10% कैसे निकालते हैं, बस एक ज़ीरो को रिमूव करने पे वो 10% हो जाता है, और ड्राइंग का 12% है, उसकी अमाउंट आई 720। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए ना एक एक्सपेंस होता है, इसके लिए हम डेबिट करते हैं, क्योंकि कैपिटल ओनर का फंड होता है, वो एक बोरोड फंड के तरीके का होता है, इसीलिए उसके लिए इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, इसीलिए हम उसको लिखते हैं एक्सपेंस साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अमाउंट था 14,280, और जो ड्राइंग होता है वो एज अ लोन बिजनेस ओनर को देता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो ओनर के लिए इनकम होता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम उस अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग और 20% ऑन मोटर कार। अब हमें इन तीनों चीज़ पे डेप्रिसिएशंस निकालने हमारे फिक्स्ड असेट्स पे। फर्नीचर पे 5%, बिल्डिंग पे 10% और मोटर कार पे 20%। अब आप देख सकते हैं कि 5% सीधा उसका हाफ कर दीजिए और उस पर एक ज़ीरो निकाल दीजिए,
तो आ जाएगा 2400। अब इसको टोटल अमाउंट से लेस करोगे तो आ जाएगा 45,600 जो होगा हमारा फर्नीचर का अमाउंट। इसका आएगा 18,000, सीधा 10% तो एक ज़ीरो हटा दिया है तो आया 1,62,000 और 20% 6 टू ज़ा 12 तो 12,000 ऐसे निकालते सीधा 20%। एक ज़ीरो हटा दिया यानी 10% हुआ और उसको फिर डबल कर दो यानी 20% हो गया। आप डायरेक्टली जितना हो सके उतना कर लीजिएगा जिससे कि फाइनल अकाउंट करते हुए आपका टाइम बचेगा बाकी सम्स करने के लिए आपको पेपर में। अब जैसे कि तीनों के हमने एंट्री कर दिए, अब तीनों की दूसरी एंट्री हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है क्योंकि हमारे फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, इसीलिए इसको पीएनएल में डेबिट साइड में लिखते हैं। इट एज अ लॉस टू डेप्रिशिएशन। पहला है फर्नीचर का जिसका अमाउंट था 2,400, बिल्डिंग 18,000 और मोटर कार 12,000। इस तीनों को ऐड करने पे 32,400 आएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फ्रॉम डेटर ऑफ 20,000 राइट ऑफ 50%। राइट ऑफ करना कुछ और नहीं बल्कि बैड डेट होता है। तो हम पहले डेटर में से डेटर 20,000 के डेटर में से 50% राइट ऑफ करेंगे यानी 20,000 का 50% होता है 10,000 रुपीज़। जो डेटर्स है उसमें से पहले हम बैड डेट माइनस करेंगे। हमें पूरे का 50% नहीं करना है, 20,000 का 50% करना है जो है हमारा अमाउंट 10,000। तो 1,10,000 हो जाएगा। 120 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,10,000 हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व। तो ये सोचना है कि बैड डेट रिजर्व किस में से देते, ऑब्वियसली डेटर में से, लेकिन कब, जब बैड डेट माइनस हो जाए। तो इस अमाउंट का 5%, 1,10,000 का 5% जो आया 5,500। इसको इससे माइनस करने पे आएगा 1,04,500। इसके बाद लास्ट में आता है, इसके बाद जो चीज़ दी हुई है वो है डिस्काउंट रिजर्व, वो है 2%। तो हम इसमें से अब डिस्काउंट रिजर्व माइनस करेंगे जो है 2%। अब किसका 2%, जो अमाउंट आया उसका 2%, यानी 1,04,500 का 2% जो आया 2,090। इसको टोटल करने पे माइनस करने पे आ रहा है 1,02,410। गाइस हमेशा याद रखिए पहले डेटस पे कोई और एडजस्टमेंट हो तो पहले वो सारे एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे। इन केस सेल्स या सेल्स रिटर्न के रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हो तो पहले वो एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसके बाद बैड डेट होता है, उसके बाद बैड डेट रिजर्व होता है और उसके बाद डिस्काउंट रिजर्व होता है। ये एक ऑर्डर है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है क्रोनोलॉजिकली। आप ऊपर नीचे इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। हमने एक बैड डेट वाला कॉलम बनाया है, फॉर्मेट जैसा बनाया है पीएनएल में, उसमें हम फिलअप कर देंगे बैड डेट एडजस्टमेंट में जो था हमारा 10,000 रुपीज़ तो वो आएगा इधर, और बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में था 5,500, और जो डिस्काउंट रिजर्व है उसको हम लिख देंगे पीएनएल में ही नीचे। तो डिस्काउंट रिजर्व 2,000। अब हमें इसका टोटल कर देना चाहिए। इन तीनों को ऐड करने पे है 19,100 रुपीज़
जिसमें से 6000 लेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 13,100 रुपीज़। हमारा लास्ट एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफ़र 10,000 टू जनरल रिजर्व। हमें कुछ नहीं करना, सीधा जब हमारा पूरा PNL का अमाउंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो सबसे लास्ट एंट्री आती है जनरल रिजर्व। इस बात को याद रखिएगा कि एंड में, PNL के एंड जब लास्ट एंट्री हो तब रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमने कितनी अमाउंट 10,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करी है। अब इस पे 10,000 करेंगे तो ऑब्वियसली इसकी दूसरी एंट्री होगी जनरल रिजर्व में एडिशन का। इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम PNL 10,000, तो 40,000 हो गया। गाइज मेरे बाय मिस्टेक मैंने नीचे लिखा है, वरना आपको कैपिटल जब हो जाता है उसके बाद रिजर्व्स का कॉलम आता है जिसमें जनरल रिजर्व आएगा, उसके बाद लोन्स आते हैं, उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ आते हैं। सो जब आप लिख रहे हो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज भी कर ली और सारे एडजस्टमेंट्स भी सॉल्व कर लिए। तो उसके बाद हम इनके टोटल निकालेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल करने पे 1,76,270 आ रहा है, जबकि क्रेडिट साइड को टोटल करने पे 3,14,120 आ रहा है। क्योंकि बड़ा अमाउंट 3,14,120 है तो वो हम दोनों साइड में लिख लेंगे, 3,14,120। अब उन पे टोटल का ये कर देंगे, टोटल कॉलम कर दिया हमने। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस अमाउंट में और उस अमाउंट में डिफरेंस है, यानी ग्रैंड टोटल और डेबिट साइड के एडिशन करने पे, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा आएगा डिफरेंस हमारा डिफरेंस आ रहा है 1,37,850, जिसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट, जिसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अब हम उसको कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट 1,37,850। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, जिसका टोटल आ रहा है 2,94,930। उसमें से हम ड्राइंग्स का अमाउंट माइनस कर देंगे, करने पे 2,88,210 आ रहा है। अब हमें बिल्कुल दोनों साइड का टोटल कर देना है। हमें कैपिटल का, लायबिलिटीज़ का टोटल और असेट्स का टोटल। बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 3,97,810। उसी तरह असेट्स का भी टोटल 3,97,810 आ रहा है। हमेशा लायबिलिटीज़ और असेट्स का टोटल सेम आता है फ्रेंड्स। तो इन केस वो सेम नहीं आ रहा, आपका कुछ माइनर मिस्टेक्स होगा, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा एडजस्टमेंट्स को भी और ट्रायल बैलेंस को भी, जिससे कोई छोटी भी अमाउंट छूट ना जाए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों में से किसी को किसी एडजस्टमेंट्स में प्रॉब्लम हो, फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो, या कोई स्पेसिफिक सम है जिसके आप सोल्यूशन का वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम में मेरे पेज को फॉलो करिए, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।